हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज 12 तारीख है और अगले महीने 12 तारीख से आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक महीने की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। खास तौर पर मैं डूज एंड डोंट्स के ऊपर बात करूंगा, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपका ध्यान इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिन्हें आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको कैसे करना है, मॉक टेस्ट को कितने इंटरवल में आपको देना चाहिए, इस टाइम पे सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरी देख लेना। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, 20 मिनट जाए, 25 मिनट जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कोई भी पॉइंट छोड़ू ना, मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूं। क्योंकि आप जो अब ये 20 से 25 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, ये आपको एक बहुत अच्छा फल देने वाले हैं एग्जाम में। राइट, आपके स्कोर को हो सकता है 10 से 15, हो सकता है 20-25 नंबर तक बढ़ा दें। क्योंकि होता क्या है, अगर हम गलत डायरेक्शन में अपनी तैयारी करते हैं तो हमारे एफर्ट्स बेकार होते चले जाते हैं। राइट, अगर सही डायरेक्शन में करोगे, जितना आपने पढ़ा है उसे ही सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पे स्कोर करोगे। तो पूरी वीडियो में अगेन कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखना। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे मन में कि किस सेक्शन में किस चीज को कवर करें, इस टाइम पे किस चीज को कवर ना करें, ठीक है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपके मन में अगर कट ऑफ का डर बैठा हुआ है कि सीएचएसएल 2019 में कट ऑफ 160 नंबर चली गई थी, अब आगे क्या होगा, वो डर भी निकल जाएगा। सारी चीजें आपके माइंड में अगर क्लियर होंगी तो आप एक फोकस तरीके से तैयारी कर पाओगे, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी और स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेरी कोई भी क्लास होती है, लाइव क्लास, बच्चे यही पूछते हैं सर एक महीने में क्या करें अब आगे। ठीक है, जीके को कैसे कवर करें, किन किन पोर्शंस को पढ़ना चाहिए, किसे अवॉइड करना है। तो वो सारे पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में है, मैं सारे यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा, और दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, आई एम सेइंग इट अगेन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो दिस इज समथिंग अबाउट मी, जो लोग चैनल पे नए हैं। ठीक है, अभी एक का मैसेज आया था, तूने खुद एमटीएस निकाला है क्या, जो एमटीएस के बारे में बता रहा है। अब हर वीडियो में तो मैं ये चिपकाऊंगा नहीं कि मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर किया हुआ है। अब क्लियर कर लिया एसएससी सीजीएल एग्जाम तो एमटीएस एग्जाम क्यों दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, जो नए लोग आते हैं मैं उन्हें कुछ कहना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं जानते। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज शुभम जैन, आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2017 एग्जामिनेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं आपको अपने चैनल पर देने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट अपडेट्स जिसमें 2-3 वैकेंसी होती हैं, उस तरह के अपडेट्स मैं नहीं बनाता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि फॉर्म भरने का फायदा कुछ नहीं है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट जॉब के अपडेट्स और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पे देता हूँ। जिस डोमेन में मुझे नॉलेज है उस डोमेन के ऊपर ही बात करने की कोशिश करता हूँ। सो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन है आपका 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक चलने वाला है। राइट, अब देखो सबसे जरूरी यहाँ पे क्या है, एक महीना है आपके पास। अगर इस महीने में आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे, इंस्टा रील्स ज्यादा देखोगे या फिर कुछ और करोगे, इंस्टा रील्स नया टिकटॉक बन चुका है एक तरीके से। ठीक है, बस बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, कहा 1 घंटा 2 घंटे खराब हो गए पता ही नहीं चला। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज से आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा। एक महीना है, देखो टीयर 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल में। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती, लक बेस्ड भी होता है। टीयर 1 का स्कोर आपके हाथ में है, उसमें अगर आप मेहनत कर जाओगे, अच्छा स्कोर कर जाओगे, तो हो सकता है आप एक जॉब ले जाओ। वैकेंसीज कम है, कट ऑफ अच्छी जाती है, तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ठीक, अगर हम बात करें डेली रूटीन आपको बना के चलना है, कोई ब्रेक अब नहीं चलेगा, किसी भी तरह का आप डाइवर्जन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि सर ब्रेकअप हो गया इस टाइम पे, ठीक है, 1 महीने तक रो रहे हैं, 1 महीना रो दोगे तो फिर 1 साल बैठे रहोगे, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा, सीएचएसएल निकल जाएगा आपके हाथ से, अगली बार सीईटी होगा, परेशान रहोगे। ठीक है, इस महीने आपको अपने सभी इमोशंस पे कंट्रोल करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। कोशिश करना है कम से कम आपको डेली का 8 घंटे पढ़ाई का निकालो। ठीक, तो यहाँ पे आप अपने अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह का डाइवर्जन अपनी लाइफ के अंदर, इस चीज का ध्यान रखो यहाँ पे। तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपको मेंटली इफेक्ट कर सकती हैं, आपको उन चीजों से दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से भी दूर रहना है। साथ के साथ कोई और ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप अटैच्ड फील करते हो और आपको लगता है कि अगर उनके थोड़ा सा भी कुछ कहने से आपके प्रिपरेशन में फर्क पड़ सकता है, तो उन लोगों से दूर रहना है इस टाइम पे, थोड़ा सा 1 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अगर मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट की, ठीक है, तो मॉक टेस्ट की जो क्वेरी होती है, देखो मॉक टेस्ट डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसे है। अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हो ऑलरेडी, तो मॉक टेस्ट आप डेली दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। अगर तैयारी पूरी नहीं हुई है तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो 15 दिन है स्टार्टिंग के, इसमें 3 या 4 दिन में 1 मॉक दे लो, और जो लास्ट के 15 दिन होंगे उसमें डेली मॉक देना है, डेली 1 मॉक देना ही है। मॉक टेस्ट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किस तरह से आप अपीयर होगे, किस तरह से आपका दिमाग काम करेगा उस टाइम पे, ये मॉक टेस्ट से आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर ऑलरेडी बन जाती है मॉक टेस्ट देके, क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम देना है नहीं देना, ये सारी चीज आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगी। तो अभी क्या करो, 3 से 4 दिन में दे सकते हो अगर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके बाद 15 दिन में तो डेली एक मॉक टेस्ट का टारगेट बनाओ। जब उसका एनालिसिस कर रहे हो, देखो क्वेश्चन रेलिवेंट है या नहीं, प्रीवियस ईयर में इस टाइप का आया हुआ है नहीं है। ठीक है, आपको अगर उसमें कुछ क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है तो ही उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लो, वरना उस छोड़ दो। ठीक है, कई बार जीके के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें फालतू के क्वेश्चन होंगे जिसको आप याद ही नहीं रख पाओगे एग्जाम टाइम तक, तो उन चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे वही मॉक टेस्ट में आपको अलग कॉपी में नोट करना है, जिसे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ। अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, उतने ही दो, उतनी ही तैयारी करो जो आप लास्ट में रिवाइज कर पाओ। पूरे सिलेबस की आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन करनी है। आप जितना भी पढ़ चुको, मैंने कहा आपने शायद 60% अभी तक सिलेबस कवर करा है, आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो, जो 60% आपने पढ़ा है पूरे साल भर के अंदर, या 70% आपने पूरे साल भर के अंदर पढ़ा है, इसकी आप 2 बार रिवीजन कर पाओ एग्जाम में जाने से पहले। उससे कुछ लोगों का होता है कि मैं पूरा का पूरा करूंगा, बाकी 30% को भी अभी पढ़ लूंगा, और एग्जाम के टाइम पे कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल चुके होंगे, दिमाग से निकल चुका होगा। इससे बेस्ट है कि जितना पढ़ लिया है उसे मल्टीपल रिवाइज करो, 2 बार कम से कम एग्जाम में जाने से पहले, अब से लेके एग्जाम तक रिवाइज करके जाना। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जो आप नया पढ़ो उसमें से क्वेश्चन ही ना आए, और उसमें से अगर क्वेश्चन भी आते हैं हो सकता है आप ना कर पाओ एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट खेल रहता है यहाँ पे। जैसे अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, अब मैं स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूँ कि किस सेक्शन को कैसे कवर करें, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चन, 50 नंबर, वेटेज सबकी बराबर है, ध्यान रखना। अभी होगा क्या, कुछ लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख के डिमोरलाइज हो जाएंगे, यार नहीं सभी में मुझे 160 नंबर कट ऑफ गई है तो मुझे सभी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके चक्कर में क्या होता है, रीजनिंग में आप एवरेज स्कोर कर रहे होंगे, रीजनिंग में 40 से 45 स्कोर जा रहा होगा आपका, क्वांट में 35-40 स्कोर जा रहा होगा, इंग्लिश में भी कुछ मॉक में आपके 40 आ रहे होंगे, कुछ में 45 आ रहे होंगे, तो आपको लगेगा जीके में तो मेरा 10 ही नंबर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जीके को ही पढ़ता रहता हूँ और जीके में इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, नहीं कर पाओगे। ठीक है, जीके में एक लिमिटेड ही इंप्रूवमेंट आपकी दिखेगी। ठीक है, जीके काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी रही है। आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बार सीजीएल का पेपर दिया, जीके में 35 नंबर आ गए, सीएचएसएल का पेपर देखा है 15 नंबर आए जीके में, जबकि ऐसा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में नहीं होता, जनरली ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता। टारगेट अपना रखो, ये 3 सेक्शन है जो आपके हाथ में है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनमें मैक्सिमम स्कोर करना है। जीके के चक्कर में इन तीनों सेक्शन को ढीला नहीं करना है। इन तीनों सेक्शन में टारगेट लेके चलना है 150 से मुझे 130 प्लस मिनिमम लाने, 130, 140 प्लस का भी टारगेट रख सकते हो अगर आपको फ्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए। तो ये 3 सेक्शन है जिसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, और उसके बाद है हमारा जीके। ठीक है, कट ऑफ को देख के ये नहीं सोचना कि सिर्फ जीके को मैं बहुत अच्छा करूंगा, जीके में मिनिमम 30 लाऊंगा तभी सिलेक्शन तक पहुंचूंगा, नहीं। आप 10-15 नंबर भी जीके में लाओगे, हो सकता है आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सेक्शनल कट ऑफ एग्जाम में कोई नहीं होती, 100 क्वेश्चन 200 नंबर 1 घंटा, तो टाइम का कंस्ट्रेंट हमारे पास बहुत है, एग्जाम छूटता है, इस वजह से सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप एग्जाम टाइमली कर रहे हो तो चांसेस होते हैं कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही जाओगे टीयर 1 की। ठीक, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी की 160 नंबर गई थी, अदर कैटेगरीज की कट ऑफ कुछ इस तरह से है। टीयर 1 को फॉर्म भरने वाले लगभग 40 लाख लोग होते हैं, और सिलेक्शन लेने वाले टीयर 1 को कट ऑफ को क्लियर करने वाले सिर्फ 44,000। तो टीयर 1 सीजीएल एग्जामिनेशन का सीजीएल एग्जामिनेशन से भी टफ होता है क्लियर करना, क्योंकि इसमें अटेंड ज्यादा लोग अपीयर होते हैं और कम लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज हमारे पास अभी तक ऑल टाइम लो चल रही हैं। ठीक है, 4700 कुछ वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझा, जब मैंने 2019 में टीयर 1 का एनालिसिस किया था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आने के बाद, तो हमने एक चीज देखी थी, नॉर्मलाइजेशन से अगर मैं एवरेज लगा दूं सभी शिफ्ट का तो 19 से 20 नंबर बढ़ रहे थे। तो कट ऑफ आपके अनरिजर्व कैटेगरी की हो सकता है 159 मार्क्स गई हो, लेकिन रो स्कोर कितने पे सिलेक्शन हो रहा है, 140 पे। ठीक है, तो 200 में से जो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा सेट लगा रहे हो, उस सेट में कितना स्कोर पे एग्जाम बच्चे क्लियर कर पा रहे थे। कट ऑफ इतनी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इतने इतने मार्क्स पे इस पर्टिकुलर डे में सभी लोग क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो ये मार्क्स ये हैं, कट ऑफ 160 मत देखना। कई लोग को क्या होता है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में हमारे 150 नंबर आ रहे हैं 200 में से, हम इतना कंफ्यूज हो गए कि यार इतने में तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी। नहीं, कट ऐसा नहीं है, कट ऑफ इतनी नहीं है। ये आप रो स्कोर देखोगे ना, हर पर्टिकुलर शिफ्ट में इतना इतना है। कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसमें 130 नंबर पे भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, कुछ में 140 पे हो रही है, कुछ में 155 पे हो रही है, कुछ में 145 पे हो रही है। सबका अलग अलग है, शिफ्ट के लेवल के हिसाब से है। तो आप कट ऑफ एवरेज में मान सकते हो कि 140 नंबर के आसपास गई है। अगर आप 160 नंबर की तैयारी करके जाते हो प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ से 10 से 20 नंबर आपको मिनिमम एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे।
ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, कुछ कैटेगरी में 10 नंबर, कुछ कैटेगरी में 12, कुछ में 15। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पे टारगेट 150 से 160 का आपको रखना है कि हाँ मुझे कम से कम इतना स्कोर एग्जाम में करके आना है, रो स्कोर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, उसके बाद चीजें बैलेंस थोड़ी हो जाएंगी। ठीक, तो कट ऑफ देख के यहाँ पे घबराना नहीं है। बाकी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर 2019 के मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, वो आपने कर ही लिया होगा। कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करा दी थी सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। सीएचएसएल के हार्ड शिफ्ट के सॉल्यूशंस मैंने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के फॉर्म में करा दिए थे, वो वीडियोस देख लेना। ठीक है, 4-5 शिफ्ट थी जिसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे, बाकी आसान थे, तो वो सारे करा रखे। और रेगुलर बेसिस पे भी मैं अनअकैडमी पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस आपको कराता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर के भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, तो वो वीडियो देख सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, रियल टाइम में कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, क्या छोटा तरीका, सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, उसके लिए कुछ पे वगैरह नहीं करना, फ्री है हम क्लासेस। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सब्जेक्ट वाइज आ रहा हूँ, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन से नहीं, क्या करें क्या नहीं। देखो आप यहाँ पे वेटेज समझो सभी चैप्टर की। ज्योमेट्री के यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, ट्रिग्नोमेट्री के 3, अलजेब्रा के 3, तीनों ही सेक्शन स्कोरिंग है, एडवांस मैथ्स का पार्ट है। अब ज्योमेट्री का देखो क्या होता है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत लिमिटेड है अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे ज्योमेट्री से। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 3 क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते, अलजेब्रा की भी 3 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये टाइम कम में हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम में आप इनके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो। ज्योमेट्री के टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हमने देखा सीएचएसएल 2019 में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के पूछे गए थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, वास्ट है, 4 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ सकते नहीं, करना ये भी है। ठीक, लेकिन ज्योमेट्री में आप देखोगे बाई चांस आपका ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन छूट गया तो उसकी वजह से आप बाकी चीजों को मत करना कि ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करने में लगे हुए और बाकी चीजें हमारी छूट गई, तो टाइम कंज्यूमिंग ज्योमेट्री थोड़ा सा रहेगा। अब मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जितना टाइम ज्योमेट्री पढ़ाने में मैं लगाता हूं उतना टाइम मेंसुरेशन पढ़ाने में भी लगाता हूं, लेकिन ज्योमेट्री के टीयर 1 में 4 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का सिर्फ 1 क्वेश्चन है। तो सीएचएसएल के हिसाब से मेंसुरेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, मेंसुरेशन में परसेंटेज इंक्रीज, मान लो एक स्फीयर है, उसके रेडियस को हमने 20% से इंक्रीज कर दिया, हमें बताना होगा वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया है मेंसुरेशन में। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका रेडियस 20% से इंक्रीज कर गया, हाइट को 20% से डिक्रीज कर दिया, नेट चेंज कितना आएगा वॉल्यूम में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो मेंसुरेशन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए सभी चीजों के, वॉल्यूम के, एरिया के। ठीक है, 2D और 3D दोनों में। अगर मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन का, एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, उसकी मैंने एक वीडियो में आपको कराई दिया था, वो देख लिया आपने, आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए शीट दे दी थी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा कवर। डीआई के 4 क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज रेशियो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो कि मैं डिटेल में पढ़ा ही चुका हूँ आपको। रेशियो की जल्दी वीडियो आएगी कंप्लीट रेशियो चैप्टर की, 1 या 2 दिन में कोशिश करता हूँ डालने की, और उसके बाद बाकी चैप्टर्स की भी। मेरी पूरा टारगेट रहेगा अरिथमेटिक का कम से कम क्रैश कोर्स में खत्म करूँ आपका सीएचएसएल एग्जामिनेशन से पहले। ठीक, तो डीआई के 4 क्वेश्चन, डीआई की मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी आपको टेलीग्राम पे, जिसमें अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डीआई पूछे गए हैं, डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीसीएस के आने के बाद वो सारे कवर करें, उससे पहले के जो पूछे गए हैं वो भी कवर डाले गए हैं उसमें। ठीक है, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप डीआई की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। नंबर सिस्टम है, देखो नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत वास्ट है, मैंने भी 7.5 घंटे की फ्री क्लासेस में आपको यूट्यूब पे कराया है। ठीक है, लेकिन जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना नंबर सिस्टम से, वो सिर्फ एक टॉपिक से आ रहे हैं, डेट इज डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 9 का, 8 का और 11 का, इन तीनों के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। और डिविजिबिलिटी रूल्स ठीक है एक बहुत छोटा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, तो इस टॉपिक को कवर कर लेना अगर अब तक पूरा नंबर सिस्टम आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर टाइम नहीं है नंबर सिस्टम में, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेना, बाकी फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। ठीक, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, इसे कवर करना पड़ेगा अच्छे से। परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सीआई एंड एसआई अगेन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा भी पूछा गया है इस चैप्टर से, तो बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लेगा ये क्वेश्चन, तो जो स्किप करते हैं ना क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन हमारा सीआईएसआई का हो सकता है, तो इसका एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन है बस। ठीक है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ते हो तो किसी और सेक्शन में वो काम आ जाएगा, और एक दूसरा क्वेश्चन आप सही कर लोगे। तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम एंड वर्क आसान चैप्टर है, इसका क्रैश कोर्स 2 से 3 घंटे की मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, वो देख लोगे, उससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे उसमें। एवरेज चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा, इसका लेवल अच्छा हो सकता है, इज बेसिक भी आए हैं इससे क्वेश्चन, हाई लेवल के भी आए हैं। देखो एवरेज चैप्टर पढ़ाने को तो हम 4 से 5 घंटे 10 घंटे में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें डेविएशन मेथड भी कराएंगे आपको, और भी बहुत सारी चीजें कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके आता है, हर एक क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हो। एवरेज चैप्टर में सिर्फ एक ही लॉजिक काम करता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करना।
ठीक है, अगर आपने पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा, आप 1-2 घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करना है। हमें पता है एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पता है, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन का लेवल ठीक आ सकता है, ये कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे या तो रिलेटिव स्पीड पे आता है क्वेश्चन, या फिर हमारा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो बनता है स्पीड के ऊपर। मतलब एक पर्सन है, ठीक है, वो मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अब उसने अपनी स्पीड को x+10 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो इसकी वजह से जो उसे टाइम लग रहा था जर्निंग में, उसमें उसने 1 घंटा बचा लिया, तो डिस्टेंस दे रखा होगा, हमसे स्पीड पूछ लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है। इसकी छोटी ट्रिक अगर आपने देखा है फ्री क्लास में जो मैंने कराया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें बता रखी है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं। अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की बात करूं, इसमें हमारे पास एक और भी होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हर शिफ्ट में नहीं आएंगे। 3 या 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट पता है तो हो जाएगा। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे तो प्रोपोर्शनैलिटी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, या तो बेसिक रेशियो पाएंगे, ठीक है, या तो बेसिक रेशियो पाएंगे 3:4:5 दे देंगे कोई वैल्यू, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे इन तीनों का सम इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू बता दो सेकंड वाले पार्ट की। या फिर हमारे पास प्रोपोर्शन आएंगे, ABCD प्रोपोर्शन में दे देंगे, कह देंगे आपसे ABCD के अंदर अगर मैं x को ऐड कर दूं तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। और आपसे ये पूछ लेंगे कि रूट, या आपको से पूछ लेंगे मीन बता दो, मीन प्रोपोर्शन बता दो x+1 और 3x+1, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, यही चीजें आ रही हैं। अब एक बचा हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये दोनों चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने करा भी रखा है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में, वो देख लेना। वरना इनसे देखो बहुत कम क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्री क्लासेस में मैंने अनअकैडमी पे करा रखा है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, देखो इसकी वेटेज बहुत कम है। एक क्वेश्चन आगे आ गया शिफ्ट में, जरूरी नहीं है वो भी आएगा, ठीक है। और इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर या तो बेसिक इक्वेशन बेस्ड आएंगे, या फिर वो मिरर इमेजेस पाए, वो इमेज पाएंगे रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक देख के चले जाना अगर जाना चाहते हो। वरना छोड़ के जाना चाहते हो, छोड़ के जा सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। CHSL के लिए कह रहा हूं मैं, सीजीएल में इसमें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए तो छोड़ने का मतलब नहीं बनता। CHSL में छोड़ सकते हो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लोगरिथम, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्किप डेट। कुछ चीजें आपको पता होंगी मैथ्स के लिए, मैंने पहले भी बताया। टेबल्स 1 से 20 तक याद, 22 का, 36 का, 73 का याद कर लेना। स्क्वायर 1 से 40 तक, क्यूब 1 से 23 तक के, और पावर 4 2 से 7 और 10 से 12, ये CIE के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काम आती है इसका, कंपाउंड इंडस्ट्री जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, ये सारे मैंने लिस्ट दे रखी है आपको, इन्हें अच्छे से याद रखो। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक चीज और ध्यान रखना, रोज आप कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करना क्वांट में ब्रेक दे दिया कि एक हफ्ते तक क्वांट कर ही नहीं रहे। रोज का टारगेट रखो कि मुझे 25 या 50 क्वेश्चन तो रोज के मिक्स सोल्व करने ही हैं, ठीक है। 25 से 50 क्वेश्चन मिक्स रोज के सोल्व करोगे तभी एग्जाम में दिमाग काम करेगा, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन, जो छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी होगी उसमें भी दिक्कत आएगी। सुबह डेली 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को लिए भी दो, कोई भी रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, उसे प्रैक्टिस कर लिया। वरना मैंने एक वीडियो में बताया था हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, वो किस तरह से आपको प्लान करना है, मॉड्यूल्स भी देते कैलकुलेशन के 2-3 प्रैक्टिस के लिए आपको, तो उन चीजों को भी हेल्प कर ले सकते हो आप, ठीक है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट रोज कैलकुलेशन को दो, 25 क्वेश्चन कम से कम रोज मिक्स प्रैक्टिस आपको उसके करने ही करने हैं क्वांट के। अब बारी आती है जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस की अप्रोक्सीमेट वेटेज बता रहा हूं, हर सेट में अलग हो सकती है। ये एवरेज में जो मैंने निकाला है लगभग ऐसी वेटेज रहती है हर एक टॉपिक से, ठीक। तो ये सारे सेक्शन है हमारे। अब एक एक करके मैं सभी सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, क्या क्या चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे इंडिया नीड्स नेबरिंग कंट्रीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम के, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, आर्मी चीफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। BCCI सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता ही है, ये करनी है कवर बहुत अच्छे से, ठीक है। और साथ के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके हेड कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका मिसलेनियस वाला पार्ट आ जाता है, मिसलेनियस जीके का। डांस फॉर्म से रिलेटेड आपको हर दूसरी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, फोक डांस से, क्लासिक डांस से। डांस फॉर्म का नाम दे देंगे, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर स्टेट का नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन डांस फॉर्म के दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इस स्टेट से कौन सा डांस फॉर्म बिलोंग करता है। डेज एंड थीम्स, किस दिन क्या बनाया जाता है, ठीक है, इस बार उसकी थीम कौन सी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से क्वेश्चन आएंगे, इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन आएंगे, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जरूर बन सकता है।
सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साइंटिस्ट एंड प्लेयर्स बिलोंग टू विच कंट्री, दो पिछली बार 2019 के अंदर इससे काफी क्वेश्चन आए थे। अब पहले क्या होता था, कौन सा साइंटिस्ट है, मान लो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है, ये पूछ लेंगे, पहले ये पूछते थे। अब क्या पूछा इस बार, थोड़ा अजीब है सुनने में, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी इस साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम भी दे दिया, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली मतलब बिल्कुल बेकार की चीज उन्होंने पूछी थी। लेकिन ये देख लेना जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। 2019 में इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है अब भी रिपीट करे टीसीएस। इंडिया की रैंक किस इंडेक्स में कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, पॉवर्टी में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ये सारी चीजें पे क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादातर चीजें उन चीजों पे पूछेगा जिसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा या फिर जिसमें इंडिया ने इंप्रूवमेंट करी होगी, ठीक है। तो ये अच्छे से कवर कर लेना। और इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सी समिट कहाँ हुई, कितने सालों बाद हुई, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल थी, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने जो बताया आपको, ये जो लेटेस्ट के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड बताया, जिस पर हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, ये सारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट ही था। फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। लास्ट 4 महीने के सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं जनवरी से लेके अभी आपका मार्च तक के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मंथली कंपाइलेशन आपको अलग अलग चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप अभी तक आपने नहीं करी है। जनवरी की कंप्लीट कंपाइलेशन कर लो, फरवरी की कर लो, जब तक आप ये दोनों कंप्लीट करोगे मार्च मंथ का एंड आ जाएगा। मार्च मंथ की फिर कंप्लीट कंपाइलेशन यूट्यूब चैनल्स पे आपको किसी न किसी पे मिल जाएगी, वहां से उसे रीड करो, वीडियो देखो पहले, उसके बाद पीडीएफ से रीड कर लो, रिवाइज कर लो। इन 3 महीने के भी हो गए तो मैक्सिमम चांसेस 4 में से 2 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के कर पाओगे, और जो टॉपिक्स बताए हैं वो, ठीक है। 4 में से 3 क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया इतना ही कर लोगे, हो जाएगा। बाकी पूरे साल भर के करंट अफेयर्स कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक। अगर मैं बात करूं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे साल भर में जितनी भी नई बुक्स आई हैं उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन्होंने जो बुक लिखी है, क्रिकेटर्स ने जो बुक लिखी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और किसी टीचर के नोट मिल जाते हैं, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो बजट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कवर करने हैं। बायोलॉजी की बात करूं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी को डीप में पढ़ रहे होते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। किस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, कौन सी चीज में कौन सा विटामिन होता है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वायरस से रिलेटेड कौन सा आता है, किस वायरस की वजह से कौन सी बीमारी लगती है, ठीक है। डेंगू किस वजह से होता है, डेंगी बोलते हैं ना शायद, ठीक है। डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के। फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। केमिस्ट्री की बात करूं, डिफरेंट एलिमेंट्स, किस एलिमेंट का क्या यूज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नियोन गैस कहाँ यूज होती है, ठीक है। आर्गन गैस कहाँ यूज होती है, ठीक है। कोई मशीन दे देंगे इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। केमिकल नेम और फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डिस्कवरीज पे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिजिक्स में SI यूनिट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर्स तो यहाँ पे दोबारा है, ठीक है। जन टू मार्च, वही बात मैंने बोला, जन टू मार्च इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 6 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल भर के जितने हो जाए मैक्सिमम वो अच्छा है। उल्टा चलना मतलब अभी आप मार्च में ना, तो मार्च के इस महीने के अभी तो सारे मिलेंगे नहीं, फरवरी जनवरी पीछे चलते रहो, जितना जा सकते हो, आपके ऊपर, आपके पास टाइम कितना है उतने ही करना जितने आप रिवाइज कर पाओ। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, बुद्धिस्ट काउंसिल, बैटल्स, कांग्रेस, सेशंस, गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज, फॉरेन ट्रेवलर्स, हुम बिल्ट व्हाट, किसने क्या बनाया, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारा आपको कवर करना है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स, स्पीसीज ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंट पासिस, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, डैम्स, पीक्स, आइलैंड्स, स्ट्रेट्स। देखो ज्योग्राफी काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है, कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं। स्टार्स, कंस्टेलेशन, एक्लिप्स, फेमस वाटरफॉल्स, हिल स्टेशन, कोस्ट लाइन, ठीक है। ये सारा कवर कर लेना जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब बात करते हैं देखो इंग्लिश लैंग्वेज की। जीके के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, क्वांट सेक्शन में बता दिए कैसे कैसे आपको कवर करना है, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश की वेटेज आपको समझनी जरूरी है। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अगर वोकैबुलरी की बात करूं 10 नंबर तो आपके वोकैबुलरी के फिक्स है। 15 नंबर में आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट होगा, बाकी ग्रामर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, एक एक्टिव पैसिव का है। ये तो आसान ही होते हैं। एक बार आपने जो वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह मैम की वो वाली बुक से कर लिया, ठीक है, दिक्कत आएगी नहीं, कर लोगे आराम से, बहुत आसानी पूछ रहे हैं आजकल तो। पैरा नंबर्स भी 2 आ रहे हैं, ये भी आसान है, फ्री के नंबर है, सेंटेंस को अरेंज ही तो करना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे, इसमें कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अगर आपने एक बार भी अच्छे से कर लिया गलतियां नहीं होंगी टीयर 1 में, खासतौर पर CHSL एग्जामिनेशन में, क्योंकि ईजी पूछ रहे हैं आप। अब मेरे पास बचा देखो ये वोकैबुलरी आप स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए आ रहे होंगे, वरना अभी भी आप थोड़ा और कर सकते हो इनहेंस। इनकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होगी,
ठीक है, जिस भी वर्ड में आप बार बार भूल रहे हो उसे बार बार रिवाइज करते रहो। होता क्या है, हमने क्या कर दिया, 4000 वर्ड याद कर लिए, एग्जाम 4 दिन बाद है, हम रिवाइज ही नहीं कर पाए, एग्जाम में वर्ड आया ध्यान ही नहीं रहा उसका मतलब क्या होगा। तो मल्टीपल रिवीजन आपको वोकैबुलरी की करनी है, जितना कर लिया चाहे उतनी कर लो। आपने 2000 वर्ड याद करे ना, इनफ है, इतने ही बार बार रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वर्ड को बार बार भूल रहे हो एक अलग से सेपरेट कॉपी में, जैसे मैंने बताया था, लिख लेना, वो आपने लिख भी रखे होंगे, उन्हें रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द की, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा करनी है इंग्लिश में। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल जो बार बार भूल रहे हो उनकी रिवीजन कर ली बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आप अच्छा करोगे। रिवीजन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने में। तो रिवीजन करते रहो यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन का। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये वोकैबुलरी के हो गए। देखो गलती कहाँ होगी, आप मैक्सिमम या तो स्पेलिंग में गलती कर जाओगे एग्जाम में जो होगी, वरना आपका सिनोनिम में गलती हो जाएगी। एंटोनिम जनरली कर लेते हैं, एंटोनिम तो मैं कहता भी नहीं प्रैक्टिस करनी है। आप सिनोनिम्स अगर पढ़ के जा रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जा रहे हो, एंटोनिम अपने आप ऑप्शन से कर लोगे। ठीक है, तो गलतियां कहाँ होगी आपकी, जिस तरह का अभी प्रेजेंट लेवल है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आप इसमें क्लोज टेस्ट में गलती नहीं करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी नहीं करोगे, एरर डिटेक्शन भी कर लोगे अगर आपने बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं किसी भी टीचर से या खुद बुक से। ठीक है, वरना जो भी ग्रामर की बुक आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो एसपी बख्शी हो चाहे नीतू सिंह मैम की बुक हो, दोनों में काम आपका चल जाएगा। ठीक है, वो रूल्स एक बार रिवाइज कर लेना और इनमें गलतियां नहीं होगी। वोकैबुलरी में ही गलती हो सकती है, इडियम्स एंड फ्रेज हो सकता है जो पूछा जाए वो आपको ना पता हो, या फिर एंटोनिम सिनोनिम में एक गलती कर दोगे आप। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। देखो अपने वीक पॉइंट्स सभी के लगभग सेम से ही होते हैं, उन्हीं पे आपको काम करने की जरूरत है। मैक्सिमम रिवीजन करना है, वोकैबुलरी सफिशिएंट कर ली तो उसे रिवाइज करो, अगर बहुत ही कम करी है तो कम से कम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस ज्यादा से ज्यादा कर लो, दोनों इंटरेस्टिंग होते हैं, ज्यादा दिक्कत आती नहीं करने में। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के लिए मैं बहुत ज्यादा भी यहाँ पे कोई बुक वगैरह रिकमेंड करने के मूड में नहीं हूँ आपको, जो आपने पढ़ लिया है टीचर से वो रिवाइज कर लो। ठीक है, मैंने जब रीजनिंग की तैयारी करी थी 2017 में, मैंने हार्डली बहुत ही कम पढ़ा था रीजनिंग के लिए, और रिवीजन जब भी मुझे करनी होती थी मैं 1 घंटे के अंदर पूरी रीजनिंग रिवाइज कर लेता था जो मेरी कॉपी बनी हुई थी उसमें से। ठीक है, तो रीजनिंग आपको भी पता बहुत लिमिटेड सिलेबस है, आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे उससे कुछ क्वेश्चन लिख रखे होंगे अलग से जिसमें गलती हो रही है, उन्हें बार बार रिवाइज करते रहो, और बाकी मॉक टेस्ट देते रहो रीजनिंग के लिए, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा तो सीरीज की कर लेना, मिसिंग टर्म्स की कर लेना, काउंटिंग फिगर्स, इन्हीं में ही आपकी गलतियां होंगी, बाकी आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, रीजनिंग में सभी अच्छा करते हैं, आप भी 40+ आराम से लेके आओगे रीजनिंग में। ठीक है, हो सकता है 50 लेके आ जाओ। ठीक है, इन 3-4 टॉपिक्स की ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज कांस्टेंट रखो, अभी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपके दिमाग पे ऐसा असर डाले कि आपका पढ़ाई से मन हटे या आप भटक जाओ। ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी से यहाँ पे बच के रहना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, लास्ट का 1 महीना है। ठीक है, नेगेटिव कोई भी एलिमेंट अगर आपकी लाइफ में आया वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत पीछे ले जा सकता है, आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा सकता है। ठीक है, डेली स्टडी रूटीन बनाओ, फॉलो करो, उसे कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा फिक्स मत करो कि हाँ मुझे दिन का 2 घंटे ये पढ़ना, 3 घंटे ही करना है। ठीक है, कर सकते हो, बट अगर आप बस ये फिक्स रखोगे ना दिन का हाँ 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, कैसे भी करके ये निकालना है आपको। ठीक है, इतना घंटा पढ़ना ही है। एक रूटीन जरूर बनाओ कि आपको पता है 1 महीना रोज का 8 घंटे करोगे तो 8 × 30 आपके पास सिर्फ 240 घंटे हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा 2 बार पूरे कोर्स को रिवाइज करने में, ये देखो आप, क्योंकि आपको 2 बार पूरा कोर्स रिवाइज करना ही है। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के लास्ट के दिनों में रोज देने हैं, बाकी हर दूसरे या तीसरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो। प्रैक्टिस सेशन सीएचएसएल के लाइव प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड पेपर्स मैं आपको कराता जा रहा हूँ फ्री क्लासेस के फॉर्म में। टाइम मिले तो आप उन्हें जरूर लाइव अटेंड करो। ठीक है, आपको बाकी लोगों से अपना एनालिसिस पता चलता रहेगा। ठीक, और बाकी जो हार्डशिप्स हैं वो मैंने करा रखे हैं, उसके सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी साथ साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडमी का लिंक है, फॉलो कर लेना। फ्री क्लासेस कम से कम अटेंड कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल पे भी जब भी लाइव क्लास होती है उसका लिंक दे देता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी वहीं मिल जाएंगे। अच्छा, अनअकैडमी पे हर संडे को एक कॉम्बैट होता है। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट की तरह से ही आप उसमें पार्ट ले सकते हो। बहुत सारे लोग, हजारों में लोग मॉक इसमें कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उसमें हिस्सा लें, और साथ के साथ वहां पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना डिस्काउंट भी नहीं देखना आपको, कम से कम ये होगा फ्री के मॉक्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, देने के लिए फ्री के प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं, तो वो सब दे सकते हो। एनरोल कोड RB10 है, पहली बार अनअकैडमी पे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, जो कॉम्बैट है ज्वाइन कर लेना RB10 कोड डाल के। ठीक है, एक बार देखो कैसा होता है कॉम्बैट, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहां का बताना मुझे भी। और अगर आप अच्छा रैंक करते हो तो आपको वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक, बाकी नए नए एजुकेटर्स के बैचेस आते रहते हैं अकेडमी पे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप पढ़ा ही रहे हैं, आपको पता ही है। मेरा कोर्स क्वांट का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, लाइव बैच भी स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, अभी CGL 2021 CHSL 2021 के लिए अभी नंबर सिस्टम का बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से? 15 से। ठीक है, 15 मार्च से पूरा एडवांस मैथ्स का एक तरीके से बैच स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, तो
अभी जो सी अभी अर्थमेटिक का बैच खत्म हुआ था उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको सारी मिल जाएंगी। और नंबर सिस्टम का जो बैच है, जो एडवांस मैथ्स का बैच अभी जो स्टार्ट होगा वो 15 से होगा। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, पूरा डिटेल में एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, CHSL 2020 के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि 1 महीना बचा है, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए अच्छा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा। बाकी और एजुकेटर्स भी हैं बहुत सारे, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए। 70 से ज़्यादा एजुकेटर्स आपको एसएससी कैटेगरी में ही मिलेंगे। सबके अलग अलग बैचेस आते रहते हैं, उन बैचेस में एनरोल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सभी टीचर्स की पीडीएफ वगैरह एक ही प्लान में आपको अनअकैडमी में मिल जाती है। तो ये कुछ पर्क्स हैं जो मैंने बताया अनअकैडमी के, वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। अलग अलग एजुकेटर्स के हर हफ्ते बैचेस आते रहते हैं। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, अपने हर सब्जेक्ट का एक एजुकेटर पकड़ा, उनसे कनेक्ट हो जाओ, वो किस तरह से करा रहे हैं उनसे पूछते रहो। जब एक एजुकेटर का कोर्स कंप्लीट हो जाए सबसे, फिर बाकी दूसरे एजुकेटर्स की क्लास पीडीएफ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बस डेट्स इट। यही की है सक्सेस की, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी वाईटी पे फ्री क्लासेस होती रहती हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे तैयारी कर सकते हो। अफोर्ड कर सकते हो तो एक ही जगह से आपकी पूरी तैयारी हो सकती है, अनअकैडमी प्लस से आप तैयारी कर सकते हो। RB10 कोड यूज कर लोगे तो जितने भी प्लान्स हैं, अभी प्लान्स कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोग फॉलो करते हैं वो प्लान 24 महीने वाला या 12 महीने वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये प्लान्स लेते भी हो तो RB10 कोड डाल दोगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग पे भी शायद 200 रुपये का इंसेंटिव वगैरह कुछ देते हैं, तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इससे भी काफ़ी कम रेट में आपको प्राइसेस पड़ेगा। आप ज्वाइन करना चाहो अनअकैडमी प्लस से भी पूरी तैयारी कर सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ऑल द बेस्ट, आई होप आप बहुत अच्छा करोगे, 1 महीने को सीरियसली लोगे और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करोगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उन्हें अच्छे से करके जाओगे कम से कम। ठीक है, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए एग्जाम में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए मैंने काफी पहले भी वीडियो बना रखी है, आप सर्च करोगे मॉक टेस्ट एनालिसिस बाय RB, मिल जाएगा किस तरह से एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को। वरना आप कहोगे तो मैं दोबारा भी वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी एक साइकिल पूरी हो चुकी है, तो मैक्सिमम वीडियो जो मैं बात कर रहा हूँ जिन चीजों पे, वो मैं एक बार आपको वाईटी पे या किसी ना किसी थ्रू बता चुका हूँ। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें उन वीडियोज के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए कई बार कुछ वीडियोज मुझे रिपीटेटिव भी बनानी पड़ती है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन कन्वे हो पाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।